ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज पूरे देश में 5वें चरण के चुनाव संपन्न हो चुके और अब छठे चरण के चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो दिल्ली के सिंहासन पर कोई राम भक्त ही बैठेगा। 400 पार के नारे को सुनकर सपा और कांग्रेस के नेताओं को चक्कर आने लगता है, क्योंकि दोनों मिलकर भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये सारी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सलेमपुर लोकसभा सीट के मनियर इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का गठबंधन है। ये लोग रामद्रोहियों के पैरोकार हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन कहता है कि जीतेंगे तो लूटेंगे और हारेंगे तो टूटेंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इस गठबंधन का बिखराव तय है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम के कामरूप से लेकर गुजरात के कच्छ तक सिर्फ एक ही स्वर गूंज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए आगे ये भी कहा कि आपने बदलते भारत को देखा है। विकसित भारत का आधार तैयार हो रहा है। जो भी परिवर्तन हो रहा है इसका नेतृत्व भले ही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप सभी लोगों का योगदान है। जहां पर उन्होंने कहा कि आज आतंकवाद खत्म हो रहा है, नक्सलवाद दम तोड़ रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। कांग्रेस और सपा की सरकार में दंगे होते थे, देश में चारों तरफ विस्फोट किए जाते थे, आतंकवाद रोकने में सरकार विफल थी। कांग्रेस और सपा में इच्छा शक्ति का अभाव था। वह इस समस्या का समाधान नहीं चाहते थे और सिर्फ बहाने बनाते थे। लेकिन आज ये सभी समाप्त हो रहा है और आज का नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, और अगर कोई भारत को छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ना भी नहीं जानता। देश में एक्सप्रेसवे, हाईवे बन रहे हैं, रेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो रही हैं और हर घर नल योजना से सभी को जोड़ा जा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है कि 5 चरणों में बीजेपी ने बहुमत पार कर ली है। देखिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी है। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीट। तो हिमाचल के मंडी में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि हिमाचल की 4 सीटें मिलने पर 4 चांद लग जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट में हैं कि ये बीजेपी की जीत है जो अब आ रही है। विपक्ष पूरी तरह से हार रहा है। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके। और ये लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार में इस बार घमंडिया गठबंधन का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है, अकाउंट भी नहीं खुलने। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके। और ये तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात के दावे पे टाल ठोक कर कहा है कि घमंडिया गठबंधन का अब खाता भी नहीं खुलने वाला है। वहीं मोदी जी ने भी जिस तरीके से 5 चरणों में बीजेपी की बहुमत पार वाली बात कही है, इसके बाद से अब इंडिया गठबंधन की रणनीति थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है। तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। बीजेपी से मैं स्वागत करना चाहूंगी राजीव मिश्रा का, सपा से जैनुल अख्तर, कांग्रेस से देवेंद्र नाथ तिवारी और आपसे प्रवक्ता अभिषेक प्रताप सिंह का। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है।
है। शुरुआत हम करते हैं राजीव मिश्रा जी से कि राजीव मिश्रा जी, जिस तरीके से बीजेपी का ये कॉन्फिडेंट लेवल अब बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरीके से विपक्ष पहले ये कह रहा था कि जैसे जैसे चरणों के चुनाव खत्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गति में धीमी होते जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये रैलियों को संबोधन किया जा रहा है, रैलियों में संबोधित किया जा रहा है जनता को, और ऐसे में चाहे वो प्रधानमंत्री हो योगी आदित्यनाथ हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, ये कॉन्फिडेंस के साथ ललकार रहे हैं इंडिया गठबंधन को और उनको पूरा भरोसा है कि आएगी तो भाजपा की सरकार। राजीव जी, देखिए, ये जो आप कॉन्फिडेंस की बात कर रही हैं, वो जनता ने दिया है, जनता के हौसले ने दिया है, मोदी सरकार के नीतियों ने दिया है, जन कल्याणकारी योजनाओं ने दिया है। तो आज हम ऐसे ही जनता के बीच में अपनी बातें नहीं कह रहे हैं। आज ऐसे ही हम अति आत्मविश्वास में नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ हैं। अति आत्मविश्वास का अगर उदाहरण लेना हो तो ये जो इंडी गठबंधन है उन लोगों को पकड़ लीजिए, ऐसे ही ये मुगालते में है जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हूँ। आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपना विश्वास कह रहे हैं, जनता कह रही कि एक बार फिर मोदी सरकार, और मुझे तो लग रहा है बार बार मोदी सरकार। तो ऐसे 10 साल शानदार बिताने के बाद अगले 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री चुन चुकी है एक बार पुनः देश की जनता। और मैं पुनः बता दूं कि इस 5 सालों में देश की परिगाथा विकास की जो है वो लिखी जाएगी, और जो विश्व गुरु बनने का सपना हमारे प्रधानमंत्री ने देखा है, इस 5 सालों में ही देश का कायाकल्प बदलता हुआ नजर आएगा। और हमें जो आत्मविश्वास है शायद और भी बढ़ेगा, जनता का विश्वास बढ़ेगा, और जो विकास की नई गाथा है वो लिखी जाएगी। जी राजीव जी, जी अभिषेक जी से हम इसी पर जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से विकास की बात की जा रही है और इस कॉन्फिडेंस लेवल को जो बढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जनता की ही देन है कि जो सत्ता पक्ष है वो अपने बोलबाले पर कायम है, वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। उन्हें पता है कि कुछ भी हो जाए जनता का प्यार उन्हें मिला है, क्योंकि उन्होंने अपने 10 साल में शानदार काम किए हैं। देश में कई एक्सप्रेसवे बनाए गए, हाईवे बनाए गए और रेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। और हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं भी अब पहले से बेहतर बनाई जा रही हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। मैं आपको पहले एक चीज बताऊंगा, ये जो भाई साहब बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की जो बात करते हैं, ये हसीन सपने ये देख रहे हैं। अभी मोदी जी कहते थे 400 पार, अब वो बोल रहे हैं कि हम बहुमत जुटा चुके हैं, 400 पार कहना भूल गए हैं। और रही बात ये जो इंडिया गठबंधन का नाम लेने से डरते इंडी गठबंधन बोलते हैं, इंडिया नाम से इनको नफरत हो गई। इनके कुछ नेताओं ने इंडिया की जगह भारत लिख दिया था, आपको शायद याद होगा। ये पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। जितनी रैलियां अमित शाह जी, मोदी जी और नड्डा जी कर चुके हैं, इतनी रैलियां पहले नहीं कर रहे थे। जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता इनको नकार रही है। यूपी का अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी की जब से ये जेल में गए हैं, जेल से निकल के आए हैं, इनकी बौखलाहट इस तरह पड़ गई है कि ये छोटे प्रपंच रच रहे हैं, झूठे जेल में डालने काम कर रहे हैं। लेकिन जनता पूरी तरीके जान चुकी है और इनको जेल में क्या, इनको हवालात तक हवा खिलाएगी। और इतने नेता बीजेपी के हैं, मैं आपको लिख के बता दूं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, ये सब के सब जेल में जाएंगे। और इंडिया गठबंधन सरकार 4 जून को बन रही है, जिससे ये बौखलाए हुए हैं और बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। आपको बता दें कि इन्होंने कोई काम आज तक नहीं किया है, सिवाय मंगलसूत्र के, मंदिर मस्जिद के, इनसे अल्लाह के, और कोई काम नहीं किया है। इनके पास कोई मुद्दा होता है बस कांग्रेस ताला लगवा देगी मंदिर में और मंदिर गिरवा देगी, राम मंदिर के नाम पे वोट दे दो। अरे आप वोट मांगिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मांगिए, आप कम से कम वोट मांगिए तो रोजगार के नाम पे मांगिए, महिला सुरक्षा के नाम पे मांगिए, लेकिन नहीं, ये वोट मांगेंगे सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पे, जो इन्होंने पूरा नहीं कर पाया, इसलिए बौखलाए हुए हैं और हार रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी। जानू लखतर जी, जिस तरीके से ये बार बार कहा जा रहा है राजीव जी के द्वारा और कि इन्होंने 10 सालों में काम किए हैं, शानदार काम किए हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ये दावा है कि जिस तरीके से आज आतंकवाद खत्म हो रहा है वो कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस की जब सरकार थी तब ऐसा नहीं होता था, तब आतंकवाद था, तब नक्सलवाद था। लेकिन अब आतंकवाद भी खत्म हो रहा है, नक्सलवाद भी दम तोड़ रहा है और देश की जो सीमाएं हैं वो पहले से सुरक्षित हैं। और कांग्रेस और सपा के सरकार में सिर्फ दंगे हुआ करते थे। जानू लखतर जी, आप सभी
पैनल पर बैठने वाले हमारे साथियों को मेरा आदाब नमस्कार। और मैं बड़ी स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा मैडम कि आपने जो है, आपसे मेरी शिकायत है, मीडिया से शिकायत है कि मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान सुनाया, आपने गृह मंत्री जी का बयान सुनाया कि ये लोग कितने वोट सीट पा रहे हैं और कितने बहुमत के करीब जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आज ही हमारे देवरिया जिला में पत्थरदेवा देवरिया लोकसभा का सीट विधानसभा क्षेत्र पत्थरदेवा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे। उन्होंने भी कहा है, उनकी भी बात को अगर आप सुनाई होती तो मुझे बड़ा खुशी होता कि मीडिया न्याय कर रही है। ये ऐसा ना हो कि जो गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है गोदी मीडिया के पैटर्न पे आप लोग चले। जैनुल जी ऐसा नहीं है। जैनुल जी एक मिनट, जैनुल जी जो मुद्दे उठाने हैं उन मुद्दों की शुरुआत तो करनी पड़ती है ना कहीं से। और अगर न्याय की बात की जा रही, जैनुल जी एक मिनट, न्याय की बात की जा रही है तो अगर सिर्फ हमें अन्याय ही करना होता तो हम यहाँ पर बाकी के भी फिर आपको मौका नहीं देते। हम सिर्फ बीजेपी के पक्ष का ही रखते, हम मौका नहीं देते आपको बोलने के लिए। तो ये बात मत कहिए आप, क्योंकि पक्ष दोनों का ही रखा जाता है, दोनों लोगों की तरफ से बातें की जाती हैं। अरे मैडम आप बताइए, मैंने एक बात बताइए, आप बताइए कि आप एक ही पार्टी के दोनों लोगों को, नेता लोग का आप बयान दिला रही हैं और इंडिया गठबंधन का किसी भी जी जैनुल जी वही मैं कह रही हूँ कि हमें ये बताना तो पड़ेगा। मैंने काउंटर क्वेश्चन किया तो मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से काउंटर क्वेश्चन किया तो कि ये कॉन्फिडेंस का क्या, ये कॉन्फिडेंस कहाँ इंडिकेट करता है, इतना इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। मैडम मेरी गुजारिश है कि वही चीज मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। आप ही से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वही पत्थरदेवा में आए हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने भी मंच से बोला 11:30 बजे 12-1 बजे के बीच का उनका टाइम था। उन्होंने बोला कि आपके देश की जो चुनाव हो रहे हैं 6वें चरण में, इसमें जो है आपका जो है 545 सीटें पूरे देश की हैं। 543 सीटों में ये लोग जो नारा देते 400 पार, तो उन्होंने भी कहा है, कॉन्फिडेंस उनका भी है, मेरी बात को सुना जाए, उन्होंने भी कहा है कि 400 पार का जो नारा लोग दे रहे हैं, ये 400 सीट पे हार रहे हैं और 543 में से 400 निकाल दीजिएगा तो 143 बच जा रहा है। तो 143 सीट के लिए भी ये जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। आपका जो एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, इनके भी बात को प्रमुखता से रखा जाता तो बड़ी खुशी होती। कम से कम लोकतंत्र में अपनी अपनी बात रखने का दोनों लोगों की बात रखी जाती है। माननीय प्रवक्ता हमारे साथी लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी बात कहते, तो एक बात तो ये मेरी स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जो 10 साल की आपने कहा आतंकवाद की बात, भ्रष्टाचार की बात, ये 10 साल की शासन लोग वोट मांग रहे हैं, नक्सल और आतंकवाद। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल, आपके सम्मानित चैनल पे, कि आप बताइए जब नोटबंदी का मामला आया था तो इन लोगों ने कहा था कि नोटबंदी होगा देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा नोटबंदी हुआ 2016 में? उसके बाद से भी क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जो थाने पे 500 रुपए में काम होते थे वो 5000 में होने लगे, जो तहसील में 1000 में काम होते थे वो 10,000 में होने लगे। ये नोटबंदी में यही तर्क दिया गया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे और कोई खत्म नहीं हुआ। आतंकवाद जो है खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद उसी तरह बढ़ता जा रहा है। आज हमारे अरुणाचल प्रदेश में, हमारे कश्मीर में, हमारे तमाम जो पूर्वी भारत और उत्तर भारत के जो सीमा है, खासतौर से चाइना से लगा हुआ, वो आज भी चाइना हमारे भूभाग को अपने नक्शा में दिखाता है। आज भी उनके तरफ है, कोई हमारा जो है डिफेंस मिनिस्टर हो, आपके जो है प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, इस पे उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि जो चाइना अपने हमारे कब्जे, हमारे जमीन को दिखा रहा है उसको खत्म करे, वहां अपना झंडा बैनर लगा दे। तो आतंकवाद भी खत्म नहीं हुआ, हमारा जो है भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं हुआ, हमारा रोजगार खत्म हो गया और हमारा जो है भाईचारा खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें, इसलिए इस बार जनता जो है इनको जो है तय कर चुकी है कि 2024 में हमको इनको विदा करना है और आपको विदा करके इंडिया गठबंधन को जो है चुनाव जिताकर और 4 जून को इंडिया गठबंधन के काबिल हमारे जो भी हमारे नेता हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, कोई राहुल गांधी जो इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, आपके अखिलेश यादव हमारे जो है ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए लोग हैं, देश चलाएंगे। इन लोगों ने रोल आपके देश में, प्रदेश में रोल मॉडल दिया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमारे जो है अखिलेश यादव ने, उन्होंने जो है 100 जो 112 आज हो गया है,
इतना बढ़िया सुविधा दिया, ठीक 102 है 108 जैनुल जी, दिया ठीक है और जैनुल जी, लैपटॉप दिया, हमारे साथ शिक्षा बाकी दिया। पैनलिस्ट तो भी है, इस उनसे आधार भी पर हम जवाब। जो है चुनाव 2024 का एक मिनट जीतने जा रहे जैनुल हैं जी। और इंडिया गठबंधन बनने जा रही है मैडम। ठीक है जैनुल जी, ठीक है। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले उनसे भी सुन लेते हैं, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा। जी देवेंद्र जी। देवेंद्र जी आपको हमारी आवाज आपको पता है कि छठे जी। चरण का चुनाव चल रहा है। पहले तो हमको इस जो चुनाव लोग कहते हैं ये चुनाव आयोग तो है नहीं, इसका नाम है चुनाव आयोग। बता दूं आपको, क्योंकि जो 17 सी जो रूलिंग पार्टी का जो डेटा है ये चुनाव आयोग ने अपने डेटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। 1 से 1 करोड़ से ऊपर का लगभग मतदान का आपने वोटर को बढ़ाया हुआ है। ये आपका डेटा स्पेसिफाई नहीं है, पहली बात। अभी आप ये प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कि हमने बहुत सारा विकास का काम किया है और इसके बाद से हमको लगता है कि अगला चरण का चुनाव क्योटो शहर में होने वाला है। क्योटो शहर आपको पता होगा कि बनारस में बना हुआ है, वहां पर इतना विकास कर दिया गया है कि क्योटो में वहां पे गंगा बह रही है, नमामि गंगे में गंगा साफ हो गया है। इसके साथ साथ ये नरेंद्र मोदी जी जो देश के इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री जो 1 जून तक रहने वाले हैं, इनका ये चुनाव है। ये गोद लिए थे गाँव गोद लिए, गाँव ही खत्म कर दिए। ये गाँव गोद लेकर के इनके तमाम सांसद जो है गाँव लिए, गाँव को खत्म करते गए। बात कर रहे थे कि कोई हिंसा नहीं हुई, तो उनको बताना चाहिए कि हरियाणा में नहू में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नहू हिंसा हुआ। उत्तराखंड में किसकी सरकार थी? हल्द्वानी हिंसा हुआ। खरगोन में, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? किसके में हिंसा हुआ? बात कर रहे थे आतंकवाद की, जो इनके बाबा है, पता नहीं क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री है, बता रहे थे कि आतंकवाद और नक्सलवाद, आतंकवाद की घटना आपके सरकार में होती है। एक स्टोर मंत्री, एक सिलेंडर मंत्री है, बता रही थी कि इस समय हम चूड़ी भेजी थी, तो जो 2016 में गला काट के भेजा था पाकिस्तान की आर्मी ने, भारतीय आर्मी का गला काट के निंदनीकृत किया था, वहां पर ये अपना चूड़ी नहीं भेज पाई नरेंद्र मोदी को। और ये पुलवामा हमले का आज तक पता नहीं चल पाया 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, ये पता नहीं कर पाते हैं ये कहाँ से आया ये। इसके साथ बात करते हैं नक्सलवाद की। नक्सलवाद में आप लोगों ने क्या किया है ये बताइए लोगों को। 70 जवान कितने इधर भी से आपने मारे हुए हैं, एक का आपने सरेंडर नहीं करा। 30 लाख 40 लाख का नक्सलवाद जो है आपके उभरा हुआ है, और वहां पे आप बात करते हैं कि हमने नक्सलवाद खत्म कर दिया। आपने देश को बनाया नहीं है, देश को बिगाड़ा है। जिस देश में आप लोगों ने 18% जो है जीएसटी जो आप लोग गोल्ड और डायमंड पे ले रहे हैं, उस देश में आप सोच रहे हैं 3% आप जीएसटी और गोल्ड पर आप ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं डायमंड पर, और 18% आप लोग एजुकेशन पर जीएसटी ले रहे हैं। वो आदमी यहाँ पे बेसब्री से बयान दे रहा है कि हम देश को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। बात कर रहे थे विश्व गुरु की, अरे विश्व गुरु तो बन नहीं पाया देश, ये आपको म्यांमार जैसा देश आंख दिखाता है। और छोटी सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल जैसा देश अपने भारत के एरिया पे विवादित एरिया बताता है, वो अपने नोट पे छापता है, वहां पर विश्व गुरु नहीं बन पाते हैं, वहां पे डंका नहीं पीट पाता है भारत का। मालदीव जैसा देश आपको 72 सैनिकों को निकाल कर बाहर कर दिया, आपने कुछ नहीं कर पाया। चाइना जैसे देश ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से आपको डेटा दिया कि आपके एरिया पर आक्रमण किया गया है, आपके एरिया पर कब्जा किया गया है, वहां पर आपकी मुंह नहीं बोल पाती है। सोनू वांगचुक जैसा व्यक्ति जो है कश्मीर में धरना प्रदर्शन करता है, वहां पे आपकी सरकार चुप रहती है, वहां पे मीडिया चुप रहती है, पेपर में दिखाई नहीं जाता है, तो सब जितनी हिंसा की जाती है। आप जो बात करते हैं, जिस मुद्दे पर आप बात करते हैं, किसी मुद्दे पर आप सक्सेस है नहीं, आप ये चुनाव पूरे तरीके से हार रहे हैं। और हम तो यही कहना चाहेंगे इस चुनाव आयोग से, जिसका नाम पहले नाम था चुनाव आयोग, डेटा आप सार्वजनिक करें, जो भी डेटा है आप तुरंत करें। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा नहीं पाते हैं, और ईवीएम का आपने बोला था, रोना लाया था, और वीवीपैट का रोना लाया था कि इसमें कोई भी काम हर जल्दी होगा। जल्दी कहाँ से हो पा रहा है? 45 घंटे में सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है डेटा देने के लिए, कितने घंटे में आप लोग डेटा देंगे? आप लोग विश्व गुरु बन नहीं पाए, गोद लिया नहीं, क्योटो तो बना करके चले आए आप, और आज तक बुलेट ट्रेन चल रही है। हम तो बुलेट ट्रेन में सफर करके अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, अहमदाबाद से बनारस तक हमने सफर किया है, क्योटो शहर में घूम रहे हैं बना कभी हम लोग। इसमें क्योटो शहर में है, बनारस शहर का नाम है। अगला चुनाव यहीं पर होने वाला है। क्योटो शहर का सवाल आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि क्योटो शहर कब बनेगा। जी देवेंद्र जी, ठीक है। राजीव जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर। देखिए, देश के भूभागों के कब्जा की बात आती है और वहां ये कहते हैं बेशर्मी की बात। आकलन करिए, लॉर्ड माउंटबेटन के राय पर किस प्रधानमंत्री ने, किस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कश्मीर के विवादित हिस्से को संयुक्त राष्ट्र के बीच में लेके गया था? किस पार्टी की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने कश्मीर के एक भूभाग को 90,000 सैनिकों के बंदी होने के बावजूद भी पड़ोसी मुल्क को सौंप दिया था? रही बात क्योटो शहर की, बात करते हैं।
अरे श्रीमान जी, आपके समय में आतंकवाद की बात करते हैं, आपके समय में तो खुली छूट दी जाती थी। आप लोग अभी भी 370 के खात्मे की बात करते हैं। आप भी आज आप कश्मीर से लेकर कन्या श्रीमान जी, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप विशेष जो शांति प्रिय समुदाय है उसके पैरवी की बात करते हैं। और रही बात हरियाणा की दंगों की बात की आपने, आपको भी पता है कि आखिर वो मामला क्या था। किसी की शोभा यात्रा निकल रही, वहां पे पत्थरबाजी का क्या मतलब हो सकता है। जो 2 इनकाउंटर हुए थे, आपको भी पता है कि किस समुदाय की शांति प्रिय समुदाय के थे। और आप विकास की बात करते हैं, विकास की बात आप करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। आपके यहाँ स्टेशन जो थे, स्टेशनों पे दिन में ही स्थितियां ये थी कि यात्रियों के सर ढकने की जगह नहीं थी। लेकिन आज जो स्टेशन की स्थिति आके देखिए, शायद आंखों पर से आपका चश्मा जो है वो उतर जाएगा। इसलिए क्योंकि शायद ना भी उतरे, क्योंकि आपने इसकी कोशिश नहीं की। आपने तो अपने युवराज का आवरण बांध लिया है। आप बात करते हैं सुरक्षा की। अभी आपके सहयोगी पार्टी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता भाई जनुल जी बैठे हुए हैं। अभी 2 रैलियां हुई थी आपके, जो ये 2 लड़कों में से एक लड़कों की जोड़ी अखिलेश यादव जी हैं, उनकी सभा चल रही थी। शांति प्रिय लड़के जो थे वो टेंट पर चढ़ गए। इस स्थिति पर ला दिया, बैरिकेटिंग तोड़ दी। स्थितियां ये आ गई कि आपके नेताजी को चुनावी सभा छोड़कर जाना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी आप ये कसूर समझेंगे। रही बात वाराणसी की, आप वाराणसी गए ही नहीं। मुझे लगता है गंगा आपने देखा ही नहीं। आपने ना गंगा देखा है, ना बनारस गए हैं, ना बनारस के स्टेशनों का कभी भ्रमण किया है, ना बनारस के एयरपोर्ट का कभी भ्रमण किया है, ना बनारस में होने वाले विकास के बारे में आप जानते हैं। रही बात क्योटो, आपने तो मुंबई को मुझे लगता है कि वाशिंगटन डीसी बना दिया आपने 10 सालों के राज्य में भ्रष्टाचार के मुकाबले में। इस कदर ला दिया कि जमीन, आसमान, कोयला, अनाज, खेल, यहाँ तक राष्ट्रीय सम्मान का भी विषय सेना होती है, उसको तक आपने नहीं छोड़ा। और आपके युवराज आज खटाखट की बात करते हैं। खटाखट क्या होता है कभी उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सत्ता मिलने वाली है नहीं। अभी भी वो मुगालते में जी रही हैं। अच्छा होगा कि नानी के घर चुनाव के बाद अच्छी सी छुट्टी लेके आए, ताकि जो दिमाग है उनका रिफ्रेश हो सके। रही बात मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी के बारे में भी पता होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री होने के बाद सफलतापूर्वक देश का 3री बार प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी की बात कर दूं मैं, अखिलेश यादव जी मुझे बताएं कि कितनी बार अपने नेतृत्व में कोई वो चुनाव जीत पाए। पिछले मुलायम सिंह की सरकार थी, जब उन्होंने चुनाव अपने चेहरे पर जीता था, उन्होंने सत्ता हस्तांतरित किया था अखिलेश यादव जी के। उसके बाद अखिलेश यादव जी कोई भी, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, आज तक जीत नहीं पाए हैं। और वो जाके रैलियों में कहते इस बार बदलाव होगा। हर बार तो बदलाव ही होता है। कांग्रेस की स्थिति ये आ गई कि युवराज के बाद स्थिति ये है कि युवराज के बाद अब कोई प्रचार करने वाला तक नहीं रह गया उनका। बस टेलीविजन पे आते हैं, विवादित बयान देते हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा मुफ्त में प्रचार करते हैं। राजीव जी, तो क्या आपके किसी नेता या मुख्यमंत्री ने, नाम नहीं लूंगी लेकिन आप समझ गए होंगे, क्या वो विवादित बयान नहीं देते हैं? संबित पात्रा विवादित बयान नहीं देते? संबित पात्रा की जबान नहीं फिसलती है? राजीव जी, रत्ना जी हमने आपसे पूर्व में भी डिबेट में बात किया था। हम माफी मांगने वालों में से हैं। क्या इस घमंडिया विपक्ष ने कभी माफी मांगी है? कभी अरविंद केजरीवाल बताएंगे दिल्ली में गठबंधन होने के बाद पंजाब में ऐसा गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? बड़े जोर शोर से उन्होंने कुनबा जुटाया था ममता बनर्जी के साथ, क्या नहीं हो पाया? अधीर रंजन चौधरी के साथ क्या जा रहा है? गठबंधन से ही आप डर गए हैं, ऐसा विपक्ष कहता है। हम क्या करें? गठबंधन बना हम क्या करेंगे? आप ये तो क्लियर करें कि बगल के राज्य पंजाब में इनका गठबंधन है नहीं, दिल्ली में आके गठबंधन कर देते हैं। जोर शोर से पश्चिम बंगाल गए थे अधीर रंजन चौधरी को सदस्य बना के। आपके पास आऊंगी, 1 मिनट जी। अधीर रंजन चौधरी के पास प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया ममता बनर्जी के लिए। लेकिन स्थिति ये है कि ढाक के 3 बात, आज अधीर रंजन चौधरी कुछ और बोलते हैं, ममता बनर्जी कुछ और बोलती है, और दिल्ली से कुछ और मैसेज जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। उनको भी रबर स्टाम्प बना के शरद थरूर भी चुनाव लड़े थे, लेकिन रबर स्टाम्प वाला उनको कांग्रेस अध्यक्ष चाहिए था, जो बात मान सके, जिनका पर्चा फाड़ा जा सके। और चुपचाप ये लोग देखते रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बता सकते हैं कि उनके अधिकार क्या है कांग्रेस पार्टी में। बस इतना है कि वो ये है कि नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया अलायंस इसका नाम नहीं होना चाहिए, उन्होंने नीतीश कुमार को ही किनारा लगा दिया।
नीतीश कुमार को ही किनारा लगा दिया और आज की तारीख में मल्लिकार्जुन रबर स्टाम्प है। ना तो उनको स्पेस दी जाती है, ना गठबंधन के किसी नेता के रूप में उनको स्वीकार किया जाता है। बस 2-3 लोग गिने चुने हैं अब बच गए हैं जो 1 जून का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे टीवी पर आके आरोप लगाया जाएगा। लेकिन राजीव जी ये बड़ा आश्चर्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के लिए आप बोल रहे थे कि उनको किनारा लगा देते हैं, कभी आप भी उन्हीं नीतीश कुमार के खिलाफ बोला करते थे? जी देखिए, हमने व्यक्तिगत नीतीश कुमार की बात नहीं, हमने सरकारी तंत्र जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल ने गठबंधन में लूट मार मचाया होता, उन सरकारी मशीनरियों की जो ये लोग खेत ले लेके नौकरियां देते हैं, अगर ये लोग 4 साल और सत्ता में राष्ट्रीय जनता दल रह जाती तो यकीन मान के चलिए किसी किसान के पास खेती नहीं रह जाता, क्योंकि सारी खेतें तो ये लोग ले लेते नौकरी के नाम पे और नौकरी तो दे नहीं पाते। ये लोग ढिढोरा पीटते हैं कि नौकरियां हमने दिया। फिर नीतीश कुमार किस नाम के मुख्यमंत्री थे, कभी ये बता पाएंगे लोग? लेकिन ठीक है राजीव जी, अब इस पर हम बात कर लेते हैं पहले अभिषेक जी से कि अभिषेक जी ये गठबंधन की बात कर रहे थे कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि गठबंधन आखिर है क्या, क्योंकि पंजाब में वो गठबंधन देखने को नहीं मिलती है और जो गठबंधन है भी उसमें वो असमंज। अभिषेक जी आपको हमारी देखिए नफरा जी, मैं आपको एक चीज बताऊं जी, हमारा गठबंधन कहाँ है नहीं है ये हमारा गठबंधन तय करता है। इनके पेट में क्यों दर्द होता है, इनके पेट में क्यों वाल आता है कि हमारा गठबंधन दिल्ली में है पंजाब में नहीं है? गठबंधन हमारा है और पूर्ण रूप से ये इतना डरे हुए हैं कि इनको अपनी चीजें याद नहीं आती है। अब ये बात करते हैं आकाश पाताल की, तो आकाश से लेके पाताल तक इन्होंने सारी चीजें बेच डाली। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, वेल बेच दिया। आप पाताल में चले जाइए, कोयला किसका? अडानी का। जमीन पे आइए, रेल किसकी? अडानी की। आसमान में जाइए, एरोप्लेन किसका? अडानी का। इन्होंने इतना बेच के, अब बात करते 370 धारा की, तो 370 धारा में 370 भी हटी है, ये नहीं हटी है। जमीन लेने का अधिकार हटा है। जमीन किसको मिली? अडानी को। उसमें क्या मिला? अडानी को। और उसको ये यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कारों में। तो ये पूरी तरीके से पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब इसमें दबा कुचला हुआ है। गरीब की कोई बात नहीं करते हैं, ये कोई बात रोजगार की नहीं करते हैं, ये कोई बात नारी शिक्षा की नहीं करते हैं, ये कोई भी बात नारी सम्मान की नहीं करते हैं। इनके यहाँ बलात्कारी भरे पड़े हैं, आतंकवादी इनके यहाँ भरे पड़े हैं। एक पीएफआई फंडिंग का आदमी को ये बीजेपी ज्वाइन कराते हैं, जिस पे आतंकवादी का तमगा लगा हुआ है। हमारे साथी मित्र ने कहा 300 किलो आरडीएक्स कहां पे आया, आज तक ये नहीं बता पाए कहां से आया है। हमारे जो सैनिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते हैं। इन मोदी जी 72 साल के हो गए हैं, इनको मौका चाहिए, लेकिन जो हमारा अग्निवीर है उसको सिर्फ 5 साल ही मौका चाहिए। कहाँ का न्याय है ये? कहाँ का न्याय है ये न्याय आते हैं। इनको बार बार मौका चाहिए, इनको हर पेंशन चाहिए, अग्निवीर को पेंशन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? हमारी देश में सुरक्षा करता है, उसको आप सही तक का दर्जा नहीं दे पा रहे। ऐसी योजनाएं लेके आप भरे पड़े हुए हैं। तो युवक क्या करे? बेरोजगारी का आलम इस तरह बढ़ा हुआ है कि ये खुद जानते हैं अगर हम जनता के बीच में गए तो जनता हमारी स्वागत लात घूसों से न कर दे। इसे दूर से स्टेज से बैठते हैं, ये दूर से भाषण करते हैं, नजदीक से भाषण नहीं करते हैं। इनको मौका नहीं मिलने वाला है। ये पूरी तरीके से चुनाव हार चुके हैं और अपनी हार को ये गठबंधन का सज्जीकरण फोड़ रहे हैं। अरे कब तक फोड़ेंगे आप? आपकी 100 सीट में आप सिमट जा रहे हैं। 400 पार का नारा आप देना बंद कर चुके हैं। आप 100 से 150 सिमट रहे हैं, चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। यही हमारा कहना है। ठीक है अभिषेक जी, इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे राजीव जी से, लेकिन उससे पहले देवेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। और इस बीच मैं ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई तरीके के बयान दिए हैं विपक्ष को लेकर के, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है और अब ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाला गठबंधन है, ऐसा उनका कहना है। राम भक्त पे गोली तो कोई चलवाया कि नहीं चलवाया ये तो अलग का विषय है। हम बस ये इनसे पूछना चाहते हैं योगी जी से और इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से, जब कार सेवक पे मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाया तो आपने संसद ने राष्ट्रपति भवन ने बुला के पद्म विभूषण जैसा अवार्ड क्यों दिया? क्या आपको ऐसी आवश्यकता पड़ेगी देने के लिए? राम मंदिर के अगर गोली चला मुलायम सिंह यादव को, वहां पे आप बेशर्मी से बयान देते हो कि राम मंदिर पे गोली गोली मुलायम सिंह यादव ने चलवाया और जब संसद में आकर पद्म विभूषण जैसा अवार्ड देते हो बुला करके, तो वहां पे आप नहीं कुछ बोल पाते हो। प्रवक्ता महोदय अभी बता रहे थे कि इनके पार्टी में कैसा सम्मान किया जाता है।
अभी कल के दिन देवरिया के मौजूदा सांसद रमापति राम शास्त्री को मंच से बाहर हटा दिया गया, बैठने का जगह नहीं मिला है। बरहज विधायक दीपक मिश्रा साका बाबा को जो है योगी आदित्यनाथ ने कैसे किनारे कर दिया, हटा दिया, मंच से कहा हटो हटो, यहाँ पे तुम मत बैठो, तुम तो ब्रिगेड सिंह से पैसा लेते हो 50-51 करोड़ रुपया, तुम मेरे पास न बैठो, तुम पीछे बैठो, क्योंकि मीडिया देख लेगी तो बाबा को भी समझ। जी देवेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी इनके विधायक कहते हैं कि हमें 51 करोड़ रुपया जो है हमने ब्रिगेड सिंह से माफिया से लिया हुआ चुनाव जीतने के लिए। बात कर रहे थे साइड लाइन के मुद्दे पर, आपने साइड लाइन दिया। अरे आप प्रवक्ता महोदय ये बताइए कि वसुंधरा राजे। देवेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आई गेस। जी राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप साइड लाइन करते जा रहे हैं। देखिए, शायद इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। कल जो वीडियो जारी हुई है, इन्होंने स्थिति ये आ गई है कि 10 सेकेंड के क्लिप लेके ये लोग मुद्दे बनाने चले हैं। कल हमारे मुख्यमंत्री सभा में बैठे हुए थे, हमारे बरहज के विधायक आदरणीय श्री दीपक मिश्र साका जी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप एक बड़े ओजस्वी वक्ता, आप जाओ मंच को संबोधित करो, आपकी बातों का जनता पे ज्यादा असर होता है, आप जनता को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बड़े सरल तरीके से समझा पाते हो। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जाओ, इन्होंने उतनी सब ये वीडियो क्लिप बनाया, और आज जब पूरी वीडियो क्लिप आई है तो ये देखिए, ऐसी ही पार्टी है, इन लोगों ने माफी मांगने के बजाय अब उसको दुष्प्रचारित करना शुरू कर दिया है, जबकि सारी चीजें दूध की तरह और पानी की तरह साफ साफ दिख गई हैं। रमापति राम त्रिपाठी की बात करती हैं, उस मंच पर ही उपस्थित थे। रही बात कुर्सियों के लेके उधेड़-बुन हो सकती है, रत्ना जी, कभी भी जब मंच बड़ा होता है तो वहां ऐसी स्थितियां आनी लाजमी है। लेकिन हम सम्मान नहीं भूलते हैं, हम अपने आडवाणी जी को भी भारत रत्न देते हैं, हम भारत रत्न देते हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी आदर करते हैं, हम दीनदयाल उपाध्याय को भी नमन करते हैं। लेकिन ये लोग कितना नमन करते हैं आप कभी बता देंगी? पीवी नरसिम्हा राव का शव कांग्रेस के मुख्यालय इन्होंने नहीं जाने दिया, अभी भी उदाहरण है। मनमोहन सिंह के जो लोग कितना पूछते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मंच से सीट से उठकर संसद सभा में उनका अभिवादन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि इस उम्र में अब राज्यसभा में वोट डालने जाए हैं, यह सभी के लिए अनुकरणीय है। लेकिन इनको ये चीजें नहीं दिखती हैं, कि इनको दिखती है कि मंच से 10 सेकेंड का क्लिप उठाओ और दुष्प्रचारित करना शुरू कर दो, क्योंकि इनकी यही मानसिकता है। और इन्हीं मानसिकता की वजह से ये 10 साल से सत्ता से दूर है। उन्होंने प्रोजेक्ट किया एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोडक्ट, आज वो खटाखट हो गया है। लेकिन राजीव जी, इन्होंने एक तरीके से फिर से क्वालिफिकेशंस की बात की है। इन्होंने कहा कि हमारे नेता इंग्लैंड जाकर पढ़कर आए हैं, हमारे नेता ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़कर आए हैं, तो उनको एक बेसिक जो एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए वो उनको पूरी तरीके से है। लेकिन भाजपा में ऐसे नेताओं की कमी सी है राजीव जी। मैं पहले बता दूं आपको जी, भाजपा में नेताओं की कमी की आप बात करती हैं। एलजी बनाए गए मनोज सिन्हा IITN है, विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर की प्रतिभा किसी से और क्षमता किसी से छुपी नहीं है। रही बात की उस पढ़ाई का क्या मतलब जो आलू से सोना बना दे, उस पढ़ाई का क्या मतलब जब जनता से आपका जुड़ाव ना हो पाए, उस पढ़ाई का क्या मतलब जो सैकड़ों समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही कहते हैं कि ट्विटर पे ही अखिलेश यादव को सिर्फ देखा जा सकता है या चुनाव पे ही देखा जा सकता है, वो कार्यकर्ताओं के बीच में कभी मिलते नहीं है। तो उस पढ़ाई का क्या मतलब कि आपके अपने ही बेगाने होते जा रहे हैं, आप अपना परिवार कुनबा ना संभाल पाए। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने की वजह क्या रही? कमलनाथ ने भी अपना भरपूर विरोध दर्ज कराया, चलो कैसे भी कर करके मना लिया हाथ पैर जोड़ के। आप बताइए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में PWD मिनिस्टर हैं, वो एक बड़े सज्जन और बड़े नेता हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उनको आप नहीं संभाल पाए। आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आपके युवा साथी एक ना एक छोड़ के चलते गए? फिर आपकी पढ़ाई का क्या मतलब जब आपके अंदर सामाजिकता ही नहीं है? आपके अपने लोग आपके घमंड की वजह से छोड़ते जा रहे हैं, आपके एक तरफा नीतियों का वो विरोध करते हुए पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। कुंवर RPN सिंह ने बहुत अच्छे प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो इनको छोड़ के चले गए। आखिर कभी वजह बता पाएंगे? ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी। जैनुल अख्तर जी, इसी पर हम आपसे सवाल लेते हैं कि जिस तरीके से एजुकेशन को लेकर के सवाल खड़ा किया गया था, लेकिन अब राजीव जी का सीधा सा कहना है कि ऐसे एजुकेशन का, ऐसे पढ़ाई का, ऐसे डिग्री का
क्या ही महत्व है जब वो जनता के बीच में जाकर के उनसे जुड़ नहीं पाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने नहीं जाते हैं, और तमाम तरीके की इन्होंने IITian की बात की है और अपने बीजेपी अपने सरकार के ही लोगों के कई बड़े नाम गिनाए हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं। जैनुल अख्तर जी, को हम बता दें मैडम, सभी हमारे साथियों को चैनल पर बैठे हुए, कि मैं शुरू करूंगा राहुल गांधी जी से कि उन्होंने पदयात्रा किया है आपके पूरब से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक, और उन्होंने रास्ते में पदयात्रा करके और इतना दूरी चला। सड़क पे आप आए दिन देखती होंगी कि कोई गरीब, कोई बूढ़ी औरत, कोई किसी से भी वो बड़े बिना प्रोटोकॉल का जो है तोड़ते हुए और सबसे गले मिलते हुए, सबके दुख दर्द काटते हुए, एक सामान्य जो है एक सैलून में उन्होंने जाकर जो है दाढ़ी बनवाया उन्होंने। इससे मतलब बेहतर क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति जाके एक सामान्य, एक प्राइम मिनिस्टर जो SPG सुरक्षा का मिला होता है, जिनको उनके फैमिली को ऑलरेडी मिला रहा है, उनके घर में आप जानती हैं, सभी लोग जानते हैं कि उनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर, उनके दादी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तो सोनिया गांधी जी को खुद तमाम तरह की सुविधाएं हैं, राहुल गांधी जी को है, लेकिन उसके बाद भी आम जनता से बड़े निसंकोच होके बिना डर भय, जबकि इनके घर में आप जानती हैं कि आतंकवादियों ने जो है इंदिरा गांधी की हत्या किया, राजीव गांधी का भी चुनावी सभा में बम विस्फोट में हत्या हुई, लेकिन इसका बिना परवाह किए इन्होंने पद यात्रा किया, जनता से जुड़ने का काम किया और जनता के आज लोकप्रिय हो गए हैं। और निश्चित रूप से ये क्वालिफिकेशन की ही देन है कि आज उनके अंदर थोड़ा भी मतलब घमंड नाम की चीज नहीं है। दूसरा चीज, अरविंद केजरीवाल हैं, उनको भी देख लीजिए, पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल को उन्होंने इस तरह बना दिया कि उन्होंने जो है प्राइवेट स्कूल वाले यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे नाम कटा के वहां पे गए, वो भी सभी लोगों से मिलते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ अखिलेश यादव जी हैं, यहाँ तक ये आरोप लगा रहे हैं हमारे साथी, वो जो है संघर्ष की जहां तक बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आज भी चुनावी सभा में हर जगह पे जो है उन्होंने भी कहीं कहीं इस तरह का यथास्थिति बन जाती होगी जहां पे थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाता है, पुलिस प्रशासन अपनी जो है कहीं ना कहीं किसी वजह से चुप हो जाती होगी, लेकिन वो भी जो है हमेशा जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय हो कहीं पे हो बुला के और उसको पूछते हैं क्या हालचाल है, कैसे हो, बताओ, तुम काम करो, ये करो, और तमाम तरह का उन्होंने पढ़ाई का मतलब उन्होंने काम किया, आम जनता के लिए उन्होंने सोचा। ये बताइए, एक गरीब का घर का आदमी जो है, जो आजकल मैडम एक मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जा रहा है, तो हम लोग सोचने लग रहे हैं कि कहां से 700 रुपए का भरा जाएगा। उन्होंने ऐसे गरीब बच्चों के लिए लैपटॉप की योजना दिया और उस लैपटॉप से घर बैठे बच्चे जो सामान्य घर के बच्चे हैं, मध्यम घर के बच्चे हैं, उन्होंने लैपटॉप चलाना सीख लिया, नहीं तो एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। तो ये पढ़ाई की ही देन है कि उन्होंने लैपटॉप दिया, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया, उन्होंने जो है 100 पुलिस दिया, उन्होंने यहाँ तक कि आपको मैं बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार चली थी, जो भी योजना चला था, उसमें सबसे बेहतर आपका जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पे जो है सराहना हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने सराहना किया था। तो ये हमारा मतलब है, ये तालीम का कि जो आम जनता के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है जैनुल जी, हम आपको यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। जी देवेंद्र जी बोलिए। मैडम अभी बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता महोदय हमारे बीच में, उम्मीद करते हैं ना बोला करें पहली बात। अभी जो बता रहे थे कि कैसे उनको भगाया गया मंच से, प्रदेश विधायक दीपक मिश्रा को भगाया गया, उनको हटाया गया, उसके साथ साथ मौजूदा सांसद देवरिया राम शास्त्री को उनको हटाया गया। कोयला घोटाले की बात कर रहे हैं, कोयला के मैटर पर जो आपने देखा होगा, कभी हाल ही की रिपोर्ट आई है, कोयला घोटाला कैसे हुआ है, हाई क्वालिटी का कोयला आपने भेज दिया है विदेशों में, लो क्वालिटी का डेटा कोयला आपने भारत में रखा हुआ है। बात कर रहे थे नौकरी और रोजगार के मुद्दे पे, 93 पद आप लोगों ने खत्म कर दिए, उसके बाद से आप बेशर्मी से बयान देते हैं कि हम लोगों ने लोगों को रोजगार दिया। ये वही नीतीश कुमार है जो बता रहे थे महिला में सदन होकर के रात में तो वो करता है ना, वो पति करता है, पत्नी करता है, बेशर्मी से आप बहुत ज्यादा आप खिलाफत हो गए थे। आज उसी बेशर्मी से आप जो उस गठबंधन का हिस्सा है कि बताए थे कि रात में महिलाओं के साथ पति क्या करता है, बिस्तर पे क्या करता है, तो उस समय आपका महिला सम्मान नहीं जगा था, उसमें महिला सम्मान आप लोग नीतीश कुमार के पास छोड़ चले आए थे। तो हमको सब सिखाने का आवश्यकता नहीं है। और बात रही थी पुलवामा के हमले का, आप लोगों ने जो बताया है, देश में तमाम हिस्सा आपकी पार्टी में बलात्कारी, आपकी पार्टी में आतंकवादी, आपकी पार्टी में तमाम ऐसे पद भरे पड़े हैं। आप ही के पार्टी के एक नेता है जो बता रहे थे बिस्ती में राम
से वो नरेश उत्तम पटेल वापी के पार्टी में है, आप लोग राम का कितना सम्मान करते हैं, राम के नाम पे वोट करते हैं। और आप लोग, आपको बता दूं मैं कि आप लोग अयोध्या से भी इस बार बहुत बुरे तरीके से आप लोग चुनाव हार रहे हैं। आपने कहा शांति प्रिय समुदाय का बात किया, आपको इतनी मुसलमानों से दिक्कत है तो मुसलमानों को वोट देने का अधिकार। देवेंद्र जी, आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क में कुछ इशू है। ठीक है राजीव जी, तो तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं और बार बार ये कहा जा रहा है मुसलमानों को लेकर के कि अगर इतनी ज्यादा तकलीफ है तो फिर वोट मांगने के लिए क्यों जा रहे हैं आप उनके पास? देखिए, जब आपको पता है कि वोटर्स इतने ही मैटर करते हैं और हर समुदाय का लोग। जी, हमने किसी समुदाय, हमने तो सिर्फ शांति प्रिय समुदाय का बात की। श्रीमान जी तो मुसलमान लेकर आए, हमने तो नाम नहीं लिया, हमने तो ये उठा के बस कहा कि आप देख लीजिए किसका नाम आता है। रही बात उस समुदाय के सम्मान की, तो जो पिछले आजादी के बाद से ही 3 तलाक का दंश झेल रही थी उस समुदाय की हमारी माताएं और बहनें, उस 3 तलाक को इस सरकार ने खत्म किया। आज उस महिलाओं में जो विश्वास बढ़ा है मोदी सरकार के प्रति, वो अभूतपूर्व है। आज वो, ये कल की इलाहाबाद की घटना है, कल इलाहाबाद में अरेली में बैठ के यही महिलाएं आपस में बात कर रही थी, वहां एक गुंडा आता है उसी समुदाय का और रात में तोड़फोड़ करता है और हमला करता है। ये क्या कहा जाएगा? आखिर किस विचारधारा को मानी जाएगी जहां लोकतंत्र में ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को चलो, लोकतंत्र को आत्मसात करते हैं, हम भी भाजपा को वोट देने के लिए स्वतंत्र है। एक गुंडा आता है उसी समुदाय का और हमला आधी रात में करता है और कहता है कि अगर वोट दे दिया तो समझ जाना। रही बात, इन लोग ये बात करते हैं बेरोजगारी की, पिछली जो 10 साल की मनमोहन सरकार थी उसके तुलना में हमने 3 लाख अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। नए नए योजनाओं के अंतर्गत रोजगार के सृजन पैदा कर दिए हैं। इन लोगों का पेट फूला जा रहा है सत्ता के लिए, लेकिन जनता यह विश्वास और बढ़ाने में जुटी है हमारा कि हमने जो काम किया है वो देश हित, राष्ट्र हित के लिए है। ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, इसी पर हम अगला जवाब ले लेते हैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी, जिस तरीके से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, और आपको बता दें कि आप ही ने अभी एक सवाल उनकी तरफ एक सवाल किया था कि अगर गठबंधन है या जो भी गठबंधन है उसमें इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा? अभिषेक जी, तो वहीं पर एक सवाल यहाँ भी है कि जो 400 पार के नारे हैं, इसको सुन करके ऐसा बोला जाता है कि जो गठबंधन है उन्हें चक्कर आने लगता है कि ये 400 पार का नारा है, और ये 400 पार भी क्या, उनके लिए तो वैसे भी 150 भी सीटें हो जाएं फाइनल, वही बहुत बड़ी बात है। अभिषेक जी, तो 400 पार तो उनके लिए बहुत बड़ा टारगेट है। मैं पहले तो जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, उनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। अब स्पष्ट तौर से सुने, उन्होंने बात की एजुकेशन की, उन्होंने बात की आलू से सोना बनाने की मशीन की। तो भाई साहब, जिले की राजधानी कौन सी होती है? जिले की राजधानी कौन सी होती, जरा बता दीजिए आप। 12वीं के बाद इंटर कौन करता है, जरा बता दीजिए आप। बाई रोड हेलीकॉप्टर से कौन आता है, बता दीजिए आप। रही बात एजुकेशन की, तो भाई साहब मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक वायरल किए थे अमित शाह जी, और मोदी जी खुद बोलते हैं कि मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो स्टेशन पर चाय बेचता था, मैं तपस्या करता था। तब कब इन्होंने BA BSc कर लिया? एजुकेशन की बात करते हैं, आप बात करते हैं एजुकेशन की। चलिए मैं बात करता हूं एजुकेशन की। अरविंद केजरीवाल IIT, जो देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है, उसको पास करके एक IAS रैंक के अधिकारी रहे हैं, उस रैंक को हटा करके राजनीति में आए। राहुल गांधी कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उनको आज भी लेक्चर के लिए बुलाती है। रही बात अखिलेश यादव की, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, एजुकेशन को सार्वजनिक वायरल करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है एजुकेशन की। जब पढ़े लिखे लोग शासन सत्ता में नहीं होंगे तो उलूल जुलूल बयान देंगे, हरकतें ऐसी उलूल जुलूल करेंगे। आप ये जान लीजिए, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा तो बता दीजिएगा कि मोदी जी कितना पढ़े हैं, कोई डिग्री है आपके पास दिखाने के लिए? लेकिन नहीं, 12वीं के बाद इंटर करा लो, बाई रोड लैंड कर लो, जिले की राजधानी बता दो, यही है। रही बात 400 पार नारे की आपकी, चुनाव से पहले आपके मोदी जी 400 पार का नारा देते थे। जैसे जैसे चुनाव शुरुआत हुआ, पहला चरण दूसरा चरण, इनके नारे खत्म हो गए। अब ये आ गए हैं कि हमने बहुमत को हासिल कर लिया है। अब ये डर रहे, अभी और चुनाव और बाकी है, उसमें कहेंगे कि हम हार रहे हैं। हम अब एक काम करिए, जितने भ्रष्टाचारी हैं ये फटाफट बीजेपी छोड़कर कांग्रेस इंडी गठबंधन ज्वाइन कर लें। समझिए आप जो इनके साथ हुआ है। रही बात सम्मान देने की, सम्मान देने की बात मैं करता हूं। इन्हीं के यहां लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, जिनके कंधों पे बैठ के मोदी जी ने सवारी करी।
कहाँ किया? बोला प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या किया? किनारे कर दिया। अच्छा आपको राष्ट्रपति बना देंगे। क्या किया? किनारे कर दिया। अच्छा आपको उस बार उपराष्ट्रपति बना देंगे। किनारे कर दिया। आज बेचारे दरकिनार कर दिए गए हैं। वो अपनी इज्जत छुपा के बैठे हुए हैं कि क्या करें। यही हाल मुरली मनोहर जोशी के साथ किया। इनके साथ जो ईमानदारी से काम करता है उसको ये लात मारते हैं, उसको दरकिनार करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जनता इस बार इनको लात मार चुकी है, दरकिनार कर चुकी है। इनकी फैजाबाद लोकसभा हार चुके हैं, लखनऊ मोहनलालगंज हार चुके हैं, बाराबंकी हार चुके हैं, जो लखनऊ से लगे जिले हैं वहां ये चुनाव हार चुके हैं। उस बौखलाहट में ये परेशान है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में चुनाव है, पूर्वांचल में चुनाव है, दिल्ली 7-0 से हार रहे हैं। इनकी बौखलाहट नजर आ रही है। ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। इनके पास ना रोजगार की बात है, ना शिक्षा की बात है। अगर शिक्षा का रोल मॉडल देखना है, अमेरिका से पहली महिला आती है, दिल्ली में बनाया गया केजरीवाल जी का शिक्षा मॉडल देखती है, स्कूल मॉडल देखती है, स्वास्थ्य का मॉडल देखती है और जाके तारीफ करती है। इनकी पेट में दर्द हो जाता है। अरे क्यों भाई, आप भी करिए ना। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप भी ले गए रोल मॉडल, कम से कम कोई देखने आए। लेकिन इनके पास सिर्फ जुमले हैं, जो हवाई वादे हैं, जो ये करते आए हैं, आगे भी करेंगे। और पानी आप इसको निकालना, पानी पिला देना। जी अभिषेक जी, राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बार बार ये बोला कि आप कई जगहों पे चुनाव हार चुके हैं, बाराबंकी हो गया, लखनऊ का मोहनलालगंज हो गया, फिर इन्होंने फैजाबाद की बात की है, तो तमाम सीटों पे हार जो है वो आपकी देखी गई है। तो क्या यही कारण है कहीं ना कहीं कि अब जो 2 चरणों के चुनाव, जो आज का अब 6ठे चरण का चुनाव लगभग खत्म होने को है और 1 चरण के चुनाव होने बाकी हैं, तो अब जो भाजपा है वो क्या पैतरे अपनाने वाली है? क्या इसी वजह से ये जो आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं, बार बार जनता के बीच में जाकर के रैलियां की जा रही हैं, क्या ये इसी का कारण है? राजीव जी। रत्ना जी, सबसे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करता हूँ जी। युवराज जहां जहां गए कांग्रेस का सफाया हो गया। मध्य प्रदेश हारी, राजस्थान हारी, छत्तीसगढ़ हारी, ये सारे उदाहरण हैं। दूसरी चीज आते हैं श्रीमान जी के बात पे, आप कहते हैं कि आपका पढ़ा हुआ आईआईटीएन आईएएस, पढ़ा हुआ आईआईटीएन आईएएस का मैं करतूत बता दूं। उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद जाती है और कहती है कि मुझे मेरे मुख्यमंत्री से, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरे पार्टी के मुखिया से मिलना है। वहां अपने पीएस को लगा के उसको लात घूसों से मरवाते हैं। एक्सरे रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, पुष्टि हो जाती है। अभी तक ना आईएएस और आईआईटीएन ने ना उस पीएस पे कोई कार्रवाई की। नहीं हुआ है राजीव जी कि उन्होंने ही करवाया, ये अभी क्लियर नहीं है। आप कैसे दावा कर सकते हैं? आप बताइए, मेरे घर में कोई घटना होती है तो क्या मैं इस पे बयान भी ना जारी करूं? इसके रही बात मेरे घर के किसी कर्मचारी कैसे हिम्मत हो गई कि किसी राज्यसभा सांसद पे मैं हाथ उठा दूं? ये बताइए। रही बात कैमरा लगे हुए थे, कैमरे डिलीट करने का अधिकार, कैमरे का डाटा डिलीट करने का अधिकार भी एक बयान दर्ज करवाया, उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच की जा रही है। आते हैं रत्ना जी, आते हैं चुनावों के बारे की बात में। ये लोग तो कभी ये कहते हैं कि चुनाव का डाटा उपलब्ध नहीं है, चुनाव आयोग डाटा सही नहीं दे रहा है। फिर कौन ऐसी डाटा इनके पास आ गई जहां इन्होंने कह दिया कि लखनऊ की सटी सारी सीटें हार रहे हैं? लखनऊ का तो इन्होंने नाम ही नहीं लिया। रही बात इनके अपने सीटों की, तो ये पहले जाके रायबरेली बचा ले, अमेठी से भागे वायनाड से रायबरेली लौटे, ये कन्नौज बचा ले। ये दिल्ली की 7 सीटें पिछली 2 लोकसभा चुनाव से जीत रहे हैं, आज तक इनकी बोहनी नहीं हुई, आज फिर बोहनी नहीं होने जा रही है। पंजाब में भी इनकी स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि जनता ने इनकी मंशा समझ ली है कि पंजाब को भी इन्होंने पूरे तरीके से नशे में ढकेल दिया, नशे के कारोबार में ढकेल दिया युवाओं को। आज वो बेरोजगार घूम के नशे के आदी बनते जा रहे हैं। और ये बात करते हैं पढ़ाई और लिखाई की। अरे ये समझिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या सम्मान पाया है। अगर उसकी डिग्रियां क्या हो ना हो, हम कभी इसका कोई मतलब नहीं है कि हम इस पे चर्चा करें, क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रधानमंत्री कितना योग्य है। हमारा प्रधानमंत्री जाके संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में दहाड़ के आता है और अमेरिका के राष्ट्रपति खड़े होकर ताली बजाते हैं, और आपके जो ये युवराज हैं वो जाते हैं, कब आते हैं इसका डाटा बस आप ही रखते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री एक बयान देता है, हमारा प्रधानमंत्री एक बयान देता है और पाकिस्तान के न्यूज चैनल अपने पैनलिस्ट बैठा लेते हैं कि क्या होने वाला है। हमने बस ये कह दिया कि आने वाले 6 महीनों में हमने तैयारी कर ली है पीओके लेने की।
पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, सिर्फ इसलिए है कि मोदी है तो मुमकिन है। हमने बिना किसी हो हल्ला के, ये लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी जब जिस दिन 370 हटा, हमने बिना किसी किसी अप्रिय घटना के हमने लाल चौक पे तिरंगा लहरा दिया, 370 हटा दिया। आज वहां का जो मुसलमान युवा भारतीय जनता पार्टी में आकर ये अपनी सेवाएं देना चाहता है, उसको ये लोग अलगाववादी छांटते हैं। वहां के लोग ये वहां पे अपने शरीफत को दिखा देते हैं। और जो मुसलमान है आज वो पत्थर छोड़कर वो नौकरी करना चाहते हैं, रोजगार लेना चाहता है। वो खड़ा होकर अपने एक रोजगार की बातें सोचना शुरू करता है, सारी चीजें करता है। ये आसान नहीं है। ठीक है राजीव जी, इसी पर हम आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं आज की डिबेट के लिए जैनुल अख्तर जी से। जैनुल अख्तर जी, जो तमाम बातें की गई हैं राजीव मिश्रा ने, क्या लगता है कि ये बातें, जैसे मुसलमानों को लेकर के इन्होंने कहा कि अब वो रोजगार पाना चाहता है, तो ये बात से कहीं ना कहीं लगता है कि शायद रोजगार की अभी भी कमी है राजीव जी? रोजगार तो उत्पन्न कराएंगे तो जी नहीं। मैं उस राज्य के युवाओं की बात कर रही थी जिनको पैसे देकर पत्थर पिकवाए जाते थे। वहां की मशीनरी जो है वो सपोर्ट करती थी राजनीतिक पार्टी बनकर। अलगाववादियों को खुला संरक्षण दिया जा रहा था। उन युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ। उनको रोजगार करने ही नहीं दिया जा रहा था, उनको मुख्य धारा में तो शामिल ही नहीं होने दिया जा रहा था। ठीक है जैनुल अख्तर जी, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका कहने का मतलब क्या था। ठीक है, हम अभिषेक जी की तरफ जाते हैं। अभिषेक जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर, और क्या लगता है कि क्या सच में जो इन्होंने बात कही है मुसलमानों को रोजगार ना देने की और काम ना करने की, इस पर आपकी क्या राय है? जो है जितने कारोबार थे, जो मजदूर थे, काम करते थे, ये सारी चीजें इन्होंने बंद कर दिया, उनको टार्चर किया कि आज जो है वो बेचारे जो है चाहे बुनकर हों, चाहे वो पे कहीं पे किसी दुकानदार में व्यापार करते हों, उनके यहाँ चाहे कानपुर का टेनरी का मामला रहा हो, चाहे बुनकरों का कपड़ा का मामला हुआ हो, चाहे मदरसा स्कूल संस्था रहा हो, हर जगह इन्होंने इतना टार्चर किया है कि जो है उस टार्चर में इनका जो है मतलब मुसलमान इतना परेशान हो गया है कि अब आप समझिए कि उनके बच्चों का रोजी रोटी खाना पीना तक भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। और इसीलिए वो इस बार सोच लिया है कि हमारा जहां पेट का सवाल है, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, हमको रोजी रोटी, हमको शक के दायरे से देखते हैं, हमको जो है ये लोग आतंकवादी समझते हैं। हमने इतिहास हमारा गवाह है कि हमने इस मुल्क में, हमारा मुल्क है, हमने इस आजादी के लिए हमने हजारों कुर्बानियां दिया है। और जब भी आजाद होने के बाद भी जहां जहां हमारा शहादत हुआ है वहां उन्होंने शहादत दिया भी है, हमने बहुत साबित किया। लेकिन फिर भी मुसलमान को शक के निगाह से भारतीय जनता पार्टी देखती है और हमको मुख्य धारा में आने से रोकने का काम यही करती है और लोगों में भी भ्रम फैलाने की कोशिश करती है। तो इस तरह से इनके लिए एक बात बता दें, हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, कि कोई 2-3 आप योजना का नाम बता दीजिए जो आपने मुसलमानों के लिए खोला हो, जो उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए, उनके जो है रोजगार के लिए, उनके भविष्य के किसी भी क्षेत्र में जो जिससे कि वो मुख्य धारा में आए और देश में कदम मिला के चल सके। अगर ऐसा भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भारतीय जनता पार्टी का योजना हो तो मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और मैं भारत का, हिंदुस्तान का जो है नागरिक हूं और हमेशा जो है मुसलमान भारत के साथ रहा, चाहे वीर अब्दुल हमीद के रूप में रहा हो, चाहे आपके जो भी हैं। इसलिए आपने कोई ऐसा योजना लाया नहीं जिस योजना से हम जो है मुसलमानों का कल्याण हो। जो भी हुआ वो कांग्रेस के जमाने में या समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, उर्दू टीचर के रूप में हुआ हो, बुनकरों को कर्जा माफ किया गया हो, तमाम तरह की शिक्षा से जोड़ने का काम किया गया है, समाजवादी और थर्ड फ्रंट के सरकारों में हुआ है। ठीक है जैनुल जी, राजीव जी जवाब देना चाहते हैं। जैनुल जी, राजीव जी आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं, बता दिया जाए। एक मिनट जैनुल जी, ठीक है। राजीव जी सवालों के जवाब दीजिए। और ये बार बार कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए अगर इतनी चिंता जताई जा रही है तो उनके लिए क्या कुछ किया गया है आपकी सरकार में? ऐसे कौन सी योजनाएं हैं जो मुसलमानों के फायदे की बात करती है? राजीव जी देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, 15 सूत्रीय कार्यक्रम थे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। बेटियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, जिसमें मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के अंतर्गत इन बेटियों को आगे की शिक्षा के लिए हमने उपाय बनाए जहां उन्हें छात्रवृत्ति मिले। युवाओं के लिए कौशल विकास के अंतर्गत सीखो और कमाओ, या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ही था, जहां
विभिन्न वर्तमान आर्थिक स्थितियों का सर्वेक्षण करते हुए उनके लिए रोजगार के सृजन पैदा करें। अल्पसंख्यक मंत्रालय हमने गठित किया, जहां उनके पारंपरिक जो भी कौशल है उनका सम्मान करते हुए उनके लिए नई नई योजनाएं और उनके लिए रोजगार का सृजन करें। नई मंजिल नाम की हमने एक योजना लेके आई, जहां युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए एक योजना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम, इसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों को सामाजिक आर्थिक के लिए मजबूत बनाने के लिए स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना होगा। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में अतिरिक्त भवन बनाए गए हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय को देना है। ठीक है हमारे प्रवक्ता महोदय से चाहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का आत्मसात करें, मुख्य धारा में शामिल हूँ। जैनुल अख्तर जी, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? आपने योजनाओं के बारे में बोला, उन्होंने तो तमाम योजनाओं को गिना दिया है और एक रिक्वेस्ट जी। वो जो योजना है, मैं भी एक जो है उस योजनाओं को मैं देख रहा हूं, और जिस जगह पे रहता हूं, जिस जिले में रहता हूं, अच्छा खासा मुसलमानों की आबादी है। उस योजना पे इनके कागज और फाइल में चलते होंगे, जमीनी रूप से उसका कोई लेना देना नहीं है, न कोई उसका जो अमली जामा पहनाया गया है, पहली चीज। दूसरा ये चीज है कि इन लोगों ने इतना जो है मतलब व्यवसाय को खराब किया। आप बताइए ना, इस सरकार को हम क्या बताया जाए? आप खाने पीने तक के मामले में जीएसटी लग गया, दूध पे लग गया, छाछ पे लग गया, इन सब चीजों पे लगा दिया गया। जो व्यवसाय से आपका जो है भारत सरकार का आपका तमाम तरह का जो है, गरीब लोग भी बहुत दूध खरीद लेते थे, पी लेते, इस पे भी आपने जीएसटी लगा दिया। तो इस तरह से खास तौर से मुसलमान टेक्निकल बिरादरी है मैडम, आपसे मैं बताना चाहता हूं, भाई साहब को बताना चाहता हूं, पेंशन साटने का काम करती है, मोटरसाइकिल बनाने का काम करती है, ये जो है पेंटर का काम करती है, रंगाई का करती है, राजमिस्त्री है। ये तो अपने कोई रोजगार इनके इस लायक नहीं है, ये तो अपना मेहनत मजदूरी करके ये बेचारे जो है अपना जी रहे हैं। कोई ऐसे इनके काम का क्या कोई ऐसा इनके भारत श्रम मंत्रालय ने कोई ऐसा किया है कि आप राजमिस्त्री का काम करते हो आपको ये करा देंगे, आप जो है कपड़ा का रंगाई का काम करते हो आपको ये कर देंगे? ऐसा कोई योजना नहीं है। जो भी योजना है हवाई है, फाइल में है। अगर कोई पहले आप योजनाओं के बारे में उनसे पूछते हैं, और जब वो अपनी योजनाएं बताते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है मुसलमानों के लिए, तो आप कहते हैं वो सिर्फ हवाई बातें हैं, धरातल पर तो कोई सच्चाई ही नहीं है। जैनुल जी, तो हमको तो नहीं जानकारी है कि इस तरह की योजना चल रही है जो जमीन पे लोगों का, मुसलमान लोगों का उसका जो है कल्याण होता हो, लाभ मिलता हो। उसकी कोई भी योजना होती है मैडम, तो उस योजना का मकसद होता है कि आम जनता तक पहुंचे और वो आम जनता को लाभ मिले। तो क्या ऐसा जैनुल जी, इसी सवाल को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है जैनुल जी, कैरी फॉरवर्ड करते हैं राजीव, जिसे वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं कि योजनाएं जो है वो आम जनता के लिए तो बनाई नहीं, तो वो योजनाएं गई कहाँ? राजीव जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की बात करते हैं, जबकि वो स्वयं ही एक विद्यालय के प्रबंधक हैं और अभी भी वो अपने समुदाय को पंचर बनाते हुए, राजगीर मिस्त्री बनाते हुए या तमाम चीजों पे देखना चाहते हैं। एक मेरे साथी जो हैं वो लार नगर पंचायत के आज चेयरमैन हैं, दानिश अंसारी हमारे यहाँ मंत्री हैं, हमारे यहाँ शाहनवाज हुसैन हमारे मंत्री रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे मंत्री रहे हैं, मोहसिन रजा जी मंत्री रहे हैं। और आज आप वो नजरिया बैठ के अभी तक लेके बैठे हैं कि मुसलमान समुदाय पंचर बनाने वाला राजनीति, ऐसा क्यों है? ऐसी भावना आप अपने समुदाय के लिए क्यों रखते हैं, जबकि स्वयं में आप एक प्रबंधक हैं, आप एक विद्यालय का संचालन करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मानसिकता आ कहां से रही है कि जो आप अपने भाई बहनों को, हमने मदरसा खत्म करने का इसलिए कहा कि हम चाहते हैं एक ही छत के नीचे सभी धर्म संप्रदाय और सभी जातियों की शिक्षा हो। किसी एक समुदाय की शिक्षा के लिए क्या कोई मतलब है? एक ही छत के नीचे सारे संप्रदाय बने, समरसता बढ़ेगी, सामाजिक जो भेदभाव है वो मिटेगा, लेकिन आपको ये चीज बर्दाश्त नहीं है। आखिर कहां से ऐसी मानसिकता आती है, ये समझ से परे है रत्ना जी। रही बात योजनाओं की, योजनाएं बनाई गई हैं, आपने कितनी बार इन चीजों के अपने भाइयों के बीच में इसका लाने का प्रयास किया, ये मुझे बता दे। कोई 1, 2, 4, 10 उदाहरण बता दे इन योजनाओं को लेकर गए हों और उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं आई है। सच्चाई तो यही है कि इन योजनाओं को वो आत्मसात करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि इनको डर रहता है कि जिनको योजनाओं का लाभ मिल गया कहीं हो ना हो, ये जो वोट बैंक है वो खिसक ना जाए, जिनको हम अपना पूंजी बनाकर चलते हैं। ठीक है राजीव जी। जैनुल जी, आपकी कोई प्रतिक्रिया है इस पर?
नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जहां तक भाजपा के प्रवक्ता हमारे छोटे भाई हैं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं तो खुद जैसे उन्होंने बताया कि स्कूल के संचालक है और अध्यापक है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो मजदूर वर्ग है, 2-4 चाहे आपके जो है, मैं देश के प्रथम नागरिक की भी नागरिक और हमारे महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जाकिर हुसैन साहब मुसलमान रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद साहब रहे हैं, लेकिन क्या आबादी परसेंटेज देख लीजिए कि इनका कितना उत्थान हुआ है। आज मैडम मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि आप सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, आप पीएमओ ऑफिस में देख लीजिए, आप किसी सचिवालय में देख लीजिए, आप किसी निजी क्षेत्र में जितनी बड़ी ब्रांडेड मल्टीप्लाई जो ये जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं, इन कंपनियों में देख लीजिए कि कितना ये मुसलमान वर्ग काम करता है, कितना उनका जो हिस्सेदारी है। आपको एकदम दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। ये अगर वास्तव में आप इनको कल्याण करना चाहते हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप किसी का कोई भी आदमी वोट बैंक ना हो, सब लोग अपना अपने काम करें और अपने अपना विकास करें। जब शिक्षा मैं चलाता हूं, मैं चाहता हूं कि शिक्षा जब लेगा, तालीम उसके अंदर आएगी तो सवाल करेगा, और सवाल करेगा अपने हक की बात करेगा, कोई किसी के पीछे नहीं जाएगा। इसलिए हम जो है ये बात कहना चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से आप हम लोग शिक्षा देते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। इसलिए इनकी परसेंटेज देख लीजिए कि हम लोग करते क्या, मुसलमान के बच्चे कितना पढ़ाई में है, कितने नौकरियों में है, कितने रोजगार में है। थोड़ा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में दोनों केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, थोड़ा सा देख लिया जाए कि क्या प्रतिशत है, आपने कितना 10 सालों में हमको बढ़ाया है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी स्थिति 10 साल पहले क्या थी और 10 साल बाद में भी क्या है। मैं यही प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। ऑन द रिकॉर्ड हमारे भाई साहब के पार्टी जो है सरकार में है, तो ये बात बता सकते हैं कि इन्होंने कितना हमको आगे बड़ा पहुंचा दिया है। ठीक है जानू अख्तर जी, ठीक है राजीव जी, माफी चाहूंगी आप सभी से, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है और जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल है, तो मैं आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और जैसा कि हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के छठे दौर के चुनाव लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ये चुनाव जारी है और शाम के 6 बजे तक ये चुनाव होने हैं। आज 25 मई को शनिवार को छठे चरण का चुनाव हो रहा है और इस चरण में 8 प्रदेशों की 58 सीटों पर 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं और छठे दौर में सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जबकि सबसे कम जम्मू कश्मीर की है। 1 सीट पर वोटिंग हो रही है यहाँ पर। पिछले चुनाव में इन 58 सीटों पर कुल 64.22% फीसदी वोट पड़े थे। सीट पर 45.38% वोटिंग की गई है। वहीं बस्ती लोकसभा सीट पर 47.03% मतदान हुए। भदोही लोकसभा सीट पर 42.39% वोटिंग हुई है। वहीं डुमरियागंज लोकसभा सीट पर 43.96% मतदान हुए हैं। जौनपुर सीट की बात करें तो यहाँ का समीकरण भी लगभग सेम ही है। जहाँ की वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो यहाँ भी 43.75% वोटिंग की गई है। वहीं लालगंज सीट पर 54 आपको बता दें कि फीसदी मतदान हुए। वहीं मछली शहर लोकसभा सीट पर 43.89% मतदान किए गए हैं। वहीं फूलपुर सीट पर 39.06% मतदान किए गए। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर 41.87% मतदान हुए। वहीं संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर 43.49% मतदान हुए हैं। वहीं श्रावस्ती लोकसभा सीट पर 3 बजे तक 43.50% वोटिंग हुई है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर 45.31% मतदान किए हैं। तो बता दें कि ये तमाम लोकसभा सीटों को लेकर के हमने मतदान के प्रतिशत बताए हैं और 3 बजे तक के मतदान के प्रतिशत हैं। वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। 58 सीटों पर ये मतदान जारी है और शाम के 6 बजे ये मतदान का समापन होने वाला है। तो हमारी नजर रहेगी चुनाव के हर एक वोटिंग परसेंटेज पे, हर एक खबर पर हमारी रहेगी पैनी नजर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए केकेडी न्यूज।